ठीक है, लेक्चर हमारा हो गया स्टार्ट। और हम लोग आज सेकुलर स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकुलर वर्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सेकुलर मतलब कि जहाँ कोई भी रिलीजन का महत्व नहीं होता है। इसका मतलब है कि जहाँ हम कोई भी रिलीजन का सपोर्ट नहीं करते, पर्टिकुलरली कि जैसे मान लो कि मैं इंडिया बोलता हूँ, ठीक है। इंडिया में इंडिया का संविधान या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता हूँ कि ठीक है, इंडिया क्या होता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की धारणाएं हैं या फिर वो है, तो वो सब तुम्हारे लोकसभा, राज्यसभा या फिर हमारे पूरे इंडिया में जहाँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे मतलब विधानसभा, विधान परिषद, जो कि तुम्हारे एक स्टेट में होगी, तो वहाँ मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बायस्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बायस्ड। कि मतलब बायस्ड हो रखा हो किसी एक सेट ऑफ रिलीजन के लिए नहीं, कि जैसे हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है तो हम हिंदुस्तान मतलब क्या कहते हैं, हिंदूज के लिए मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे, मुसलमानों के लिए थोड़ा टफ कर देंगे, नहीं। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाइजनेस रिलीजन के सेंस में एकदम नहीं है। सबको बराबर तौला गया है। और जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, रिलीजन के बेसिस पे किसी को नहीं तौलते, हम इक्वालिटी को लाने की कोशिश करते हैं। हम सारे रिलीजन का महत्व देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं उसको? सेकुलर बोलते हैं कि सेकुलर कंट्री है, ठीक है। जस्ट अपने ही कंट्री के बगल में अगर मैं बात कर देता हूँ, वर्ल्ड मैप तुमको दिखाता हूँ, तो ये जो हमारा जो बगल में जो कबाड़ी सा देश नहीं है, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान है एक तुम्हारा इस्लामिक कंट्री। तो जब मैं बोलता हूँ ना इस्लामिक कंट्री, तो इस्लामिक कंट्री का मतलब ही यही है कि यहाँ जो भी लॉज वगैरह या फिर जो भी प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी, किसको दी जाएगी? जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है या फिर जो इस्लामिक है, ठीक है। इंडिया कैसा कंट्री कंट्री तुम्हारी है, तो तुम उसको हिंदू कंट्री नहीं बोलोगे, कभी हमेशा क्या बोलोगे? सेकुलर कंट्री बोलोगे। ठीक वैसे ही तुम्हारा नेपाल है। नेपाल पहले एक हिंदू कंट्री रहा करता था, मतलब ये अपने आप को पहले हिंदू कंट्री बोलता था। लेकिन हिंदू कंट्री के बाद फिर इसने अपने आप को क्या बुलाना स्टार्ट कर दिया? सेकुलर कंट्री बुलाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, हम लोग भी सेकुलर कंट्री हैं। तो सेकुलर वर्ड जो है वो एक अच्छा वर्ड है, एक खुल के वर्ड है, जिसमें हम लोग एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे की इक्वालिटी की बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी तक मैंने वो जो मैंने बता समझाने की कोशिश की? हाँ भैया। मतलब रिलीजन के बेसिस में कहीं भी तुमको डिवाइड और रूल वाला पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं। मतलब क्या कहते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा लोकसभा है और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं राज्यसभा है। लोकसभा में तुम्हारी 550 सीटें आई हैं, तो 550 सीटों में हम ये बोलते हैं कि हाँ, जो तुम्हारी 33% सीटें हैं या फिर जो तुम्हारी वन थर्ड सीटें हैं, वो तुम्हारी नारी शक्ति अधिनियम एक्ट के थ्रू वुमेन के पास चली जाएंगी, है ना। किसके पास चली जाएंगी? वुमेन के पास चली जाएंगी। ज्यादातर हम ये नहीं बोलते कि नहीं, 550 सीटों में से एक बाई 23 सीटें या फिर 22.6 सीटें तुम्हारे हिंदू के पास जाएंगी, दो क्रिश्चियन के पास जाएंगी, दो मुस्लिम के पास जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। पहले हाँ ये हुआ करता था कि दो सीटें तुम्हारे पास एंग्लो मतलब क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियंस के पास जाया करती थी। लेकिन वो एंग्लो इंडियंस वाली जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियंस मतलब जो फॉरेन के लोग रहे, तो उनके पास सीटें जाया करती थी। लेकिन अब वो भी उसको 2019 के बाद से हटा दिया गया है। क्या? 2019 के बाद से हटा दिया गया है। तो ये चीज है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को लेकर बाइजेस नहीं है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं? सेकुलर। और जब हम उसमें ISM लगा देते हैं, तो ISM का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? सेकुलरिज्म की। कि मतलब हम लोग किसी भी मतलब क्या कहते हैं, किसी भी मतलब क्या कहते हैं, धर्मवाद की स्थापना या धर्मवाद की मतलब क्या कहते हैं, धारणा, ये सब नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ। आ गया? चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। Communalism was and continues to be one of the major challenges to democracy in our country.
The makers of our constitution were aware of this अब challenge. देखो, जो कम्युनिज्म है मतलब जो रिलीजन के बेसिस में लोगों को डिवाइड किया गया है, वोट बैंक बनाने की कोशिश की गई कि अरे हम तो इस कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, आपको हमको वोट देना चाहिए वरना ये वाले कम्युनिटी वाले आप पे ज्यादा वो हो जाएंगे। तो हमने यही तो देखा था ना कि कैसे कम्युनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिज्म हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स तरीके का शेप लेने की कोशिश करते, जिसकी वजह से फिर हमें लगता है कि यार मतलब एक तो वो अपना अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं काफी बार एक नया देश बताने की कोशिश कर ले जाता है, और जब यही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाता है तब ये एक अगली फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से हमको राइट्स देखने को मिलते हैं, मास कार्ड्स देखने को मिलते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ धर्म के बेसिस पे, कम्युनिज्म की बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो यही चीज है। तो इंडिया को एज अ बिगिनिंग स्टार्टिंग से ही मालूम था उसकी डेमोक्रेसी में कि कम्युनिज्म बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। तो ये जो चैलेंज था कि यार मतलब कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिज्म वर्ड को बड़े कंट्रोल करके रखेंगे, इस चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को बहुत ही अच्छे से मालूम था। तो इसी वजह से उन्होंने मतलब क्या कहते हैं सेकुलर स्टेट चुनना चाहा, सेकुलर स्टेट के बारे में बोला। सेकुलर स्टेट का मतलब कि एक ऐसा स्टेट जहाँ कोई भी धर्म की ना कोई भी धर्म को ऊपर नहीं देखा जाता, सारे धर्म को बराबर देखा जाता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मॉडल है जिसमें हम लोग सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, तो हमने ये वाला मॉडल अपनाया रादर देन कि हाँ हम लोग मतलब क्या कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है तो हम हिंदू मतलब हिंदू स्टेट बोल देंगे। देखो जब मैं बोलता हूँ ना सेकुलर स्टेट, तो स्टेट मतलब यहाँ केवल उस स्टेट की बात नहीं हो जाती काफी बार कि उत्तर प्रदेश की बात हो गई, कि राजस्थान की बात हो गई, कि तुम्हारे गुजरात की बात होगी, केवल बस इतने की बात होगी, नहीं। यहाँ तुम्हारे ओवरऑल स्टेट इंडिया एज अ स्टेट की भी बात कर दी जाती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इंडिया एज अ स्टेट कहीं भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रिलीजन के बेसिस पे मतलब बायस नहीं हो रखा है। वहाँ तुम्हारा एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट्स का मतलब कि वहाँ कोई भी रिलीजन, कोई भी सेट ऑफ रिलीजन की मतलब क्या कहते हैं वो नहीं लिया गया कि हम आप यही की बात मानेंगे वो सब मानेंगे। सारे रिलीजन को बराबर किया गया या तो दरकिनार कर दिया गया। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो देखो तो पिछले क्लास में पढ़े होगे, तो पिछले क्लास में सेकुलर एक मतलब एक पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर है सेकुलर, समझ रहे हो? सेकुलर तुम्हारा क्या कहते हैं क्लास उसमें मतलब क्या कहते हैं नाइन्थ में पूरा पूरा एक चैप्टर है। तो वहां तो काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया, बताया गया है कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में तुम्हारा सेकुलरिज्म तुमको देखने को मिला है। तो एक काम करते हैं, सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा सा और मतलब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ो इसे। देर इज नो, पढ़ो। There is no official religion for the Indian state, unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan, and that of Christianity in England. Our constitution does not give a special status to any है religion. ना? तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि बीइंग एज अ इंडियन, है ना, बीइंग एज अ इंडियन, इंडियन एक सेकुलर स्टेट है, मतलब यहाँ कोई नो ऑफिशियल मतलब क्या कहते हैं कोई नो ऑफिशियल तुम्हारा रिलीजन है। मतलब कि यहाँ किसी रिलीजन को कोई ऑफिशियल नहीं माना गया कि ये यहाँ का मतलब एक ऑफिशियल रिलीजन है, आपको मतलब यहाँ प्रीच करना तो ये। लेकिन वेयर एज अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ इस्लामिक कंट्री को प्रीच हो रहा है, श्रीलंका में जाओगे तो वहाँ बुद्धिस्ट कंट्री को प्रीच किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप मान लो कि मैं यूके की बात कर देता तो ये यूके है। तो अगर मैं यूके की बात करता हूँ तो वहाँ तुम्हारी क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जा रहा है ना? तो ये जो क्रिश्चियनिटी है वो वहाँ की मतलब रिलीजन है। तो अगर देखा जाए तो यूके मतलब फिर क्या हो गया, एक सेकुलर कंट्री नहीं है। ठीक है, पाक क्या है, एक सेकुलर कंट्री नहीं है। लेकिन इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वहाँ सारे रिलीजन को एक तरीके से बराबर रखा गया है, और किसी भी रिलीजन के साथ भी मतलब कोई भी मतलब क्या कहते हैं पार्शियलिटी नहीं की गई है, कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं देने की कोशिश की गई है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आगे। आ गया ना? चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो।
The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and pro- propagate any religion or not to follow any. अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल वो भले चाहे इकलौता खुद एक इंसान हो, या तो फिर कोई भी कम्युनिटी या फिर सेट ऑफ लोग हो, वो कोई भी अपनी फ्रीडम के तहत वो कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोफेस का मतलब होता है लोगों को बता सकते हैं कि देखिए इस तरीके का हमारा रिलीजन है। हम मतलब क्या कहते हैं, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, राम की बात करते हैं, हम पैगंबर की बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको आजादी दे रखी है, इंडिविजुअल को भी दे रखी है और पूरी पूरी कम्युनिटी को भी दे रखी है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन से रिलेटेड प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी कम्युनिटी से नहीं रहना, आपको कोई भी रिलीजन नहीं मानना, तो भी आप यहाँ बड़े आसानी से रह सकते हो। अगर आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना, तो भी आप बड़े आसानी से इस कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हमको एक चॉइस देता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया ना? ये शायद हमारा आर्टिकल 28 में लिख रखा है, ठीक है। तो अभी देखो तुम लोग को दिखाते हैं आर्टिकल 28 में क्या लिख रखा है। आर्टिकल 28 है ना, आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 28, नहीं 26 लो, नहीं 27, ठीक है। नहीं 26 लो, ठीक है। हाँ, ये अब जरा मैं 25 दिखाऊंगा तो नहीं होगा। हाँ ठीक, ठीक ठीक, जरा 25 पढ़ो। ये आर्टिकल 25 पढ़ो, तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे। पढ़ो इसे, पढ़ो आर्टिकल 25। हेलो, पढ़ो, कोई भी पढ़े। अंश पढ़ो। Article 25 of the Indian Constitution guarantees the freedom of conscience and the right to profess, practice, and propagate religion. अब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज का मतलब क्या होता है कि अपने सोच विचार से, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को इस चीज को गारंटीड करता है। मतलब इस चीज को मतलब हम लोग को सोचने को बोल देता है कि ये आपकी मानना है, आपका मतलब वो है कि आप किस कम्युनिटी को प्रोफेस करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रोपोगेट करना चाहते हो। और अगर आपको लगता है, आपका माइंडसेट बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं करना है, तो आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, किसी भी ग्राउंड में, किसी भी उस चीज में कि नहीं आप मुस्लिम हो तो हम मतलब क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा कि नहीं हम इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। या फिर अगर आप हिंदू हो तो हम आपका इस चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जिस भी रिलीजन को मानना चाहते हो, आप जिस चीज को भी प्रोफेस करना चाहते हो, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आपके साथ किसी भी कोई भी ग्राउंड में आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। लेकिन देखो इसका हाँ, मतलब ये भी, हाँ, हाँ ठीक है। लेकिन देखो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर जैसे मान लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि आपको जो रिलीजन आपको फॉलो करना है आप कर सकते हो, आप अपनी तरीके से प्रोफेस कर सकते हो, आप अपनी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी करने लग जाओगे। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में अनटचेबिलिटी भी एक मतलब क्या कहते हैं, एक मतलब रिलीजन का पार्ट है। रिलीजन का पार्ट है एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत, मतलब है ना। तो अब मुझे बताओ, क्या छुआछूत तुम्हारा मतलब एक रिलीजन का जो पार्ट है, क्या वो अच्छा पार्ट है? नहीं। नहीं है ना। ठीक वैसे जैसे मान लो कि साउथ में तुम्हारा एक जली कट्टू चलता है। जली कट्टू मतलब जिसमें क्या होता है कि तुम्हारे बैल को मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब पेन देकर उसको दौड़ाया जाता है, ये सारी चीजें किया जाता है। तो काफी सारे जैसे मुस्लिम्स में भी 3 तलाक हो गए, ये सब हो गए। तो काफी सारे तुमको रिलीजन में दिख जाएंगे
कि कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार है, जो मतलब क्या कहते हैं मानववाद को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मेंबर को इस चीज की भी पावर देता है कि अगर आपको कोई ऐसा मैटर लग रहा है रिलीजन में कि जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी में या दूसरे की कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा खराब चीजें हो रही हैं, तो आप उसको इक्वल करने के लिए कदम उठा सकते हो। जैसे देखो हमारे क्या किया, हमने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया आर्टिकल 17 के थ्रू। ठीक है, हमने 3 तलाक लेकर आ गए, है ना, ये सारी चीजें करा। तो हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला कि नहीं खेला। अभी अगर कोई आएगा इंसान तो बोल देगा कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, आप मतलब क्या कहते हो उसको, मतलब क्या कहते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, हम उसमें कभी भी बीच में नहीं आएंगे। लेकिन आप तो मतलब क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी हटा रहे हो, तो मतलब ये कह सकते हैं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो अपर कास्ट वाले है ना, तो या फिर जैसे मुसलमान में जो तुम्हारे मेन मेंबर वो कह सकते हैं क्या 3 तलाक में ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इस चीज की भी पावर दे रखी है कि नहीं, अगर मान लो कि आपको अपना रिलीजन को प्रीच करना है तो आप बिल्कुल प्रीच करो, आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर हमें लगेगा कि कोई चीज को अगर हमको फॉलो अप करवाना है और किसी चीज को अगर हमें फॉलो डाउन करवाना है कि मतलब नहीं यार अब बस बहुत हो गया, ये वाला जो सिस्टम है इसको मतलब क्या कहते हैं हटाओ, ये मतलब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है। क्या फैल रहा है जिसकी वजह से, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो उस चीज को बड़े ही आसानी से स्ट्रक डाउन करा देगा, स्ट्रक डाउन करा देगा। तो ये स्ट्रक डाउन कैसे कराएगा कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो तुम्हारे लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर आए हैं ये तुम्हारे बिल लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, बिल लेकर आएंगे, तुम्हारा बिल लेकर पास करेंगे, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा। तो जो 3 तलाक बिल आया वो ऐसे ही तो आया है, तो वो भी तो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या कहते हैं रिलीजन के अगेंस्ट आया है। क्यों, क्योंकि उनको लगा कि यार नहीं यार इस रिलीजन में ये चीज खराब चल रही थी तो हम इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, हाँ आ हाँ। गया ना। तो देखो जो तुम्हारा मतलब सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म बस केवल ये नहीं बताना चाह रहा कि मतलब यार ये कोई आइडिया है या फिर ये कोई पार्टी से रिलेटेड है ना। सेकुलरिज्म एक तरीके की तुम्हारी एक फ्रीडम है, एक फ्रीडम, एक फाउंडेशन एक तरीके की दे दी ऐसी कि तुम्हारी पूरी फ्रीडम है, आप जो चाहे जैसे चाहे मतलब आप तरीके से रह सकते हो, जिस तरीके से रह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज ही हो जाओगे, है ना। आपको मतलब एक लिमिट में रहना पड़ेगा और अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो जो सेक्युलरिज्म का जो मेन मीनिंग है वो यही है कि आप अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व करो, है ना। क्या है, टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करो, इस चीज को इवॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ यार हम लोग कैसे इवॉल्व हो सकते, कैसे इवॉल्व नहीं हो सकते। तो चलो पढ़ो। Communalism should not be seen as the threat to some people in India. It threatens the very idea of India. That is why communalism needs to be combated. A secular constitution like ours, it is necessary but not sufficient to combat अब देखो क्या बोल रहा है communalism. कि अब जैसे कुछ इंडिया में जैसे कुछ लोग हैं, उन लोग को लगता है कि यार मतलब ये जो कम्युनिज्म है ये कोई थ्रेट नहीं देता, है ना। अगर आप मान लो कि अगर आप किसी रिलीजन को मानते हो और आप उस रिलीजन से रिलेटेड अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो, पॉलिटिक्स में आपका रिलीजन की चलती है, तो उसमें कोई थ्रेट नहीं है। वो तो थ्रेट तब तक नहीं है ना जब तक तुम उस रिलीजन के पार्ट हो। अगर आप उस रिलीजन के पार्ट नहीं हो तो आपके लिए थ्रेट है। अगर जैसे मान लो कि अगर कोई मुस्लिम पार्टी के अगर कोई मेंबर बन जाए, अगर कोई मुस्लिम पार्टी का चलने लगे, तो हो सकता है कि काफी सारे हिंदू अपने आप को असहज महसूस करेंगे। ठीक वैसे समय तुम्हारे मुसलमान भी कर रहे हैं। तो अगर कम्युनिज्म के बेसिस पर अगर कोई रिलीजियस पार्टी बन रही है तो उसकी पार्टी के मेंबर के लोग को जरूर लग सकता है कि यार वो कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन ये होता है वेरी आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ये थ्रेट तो जरूर होता रहता है। तो इस तरीके के थ्रेट को कॉम्बैट करना जरूरी है, मतलब इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। तो हमारे इंडिया जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेकुलर है, जो सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म एक तरीके का ऐसा एक नेसेसरी एक ऑप्शन निकल कर आया है जो मतलब क्या कहते हैं कम्युनिज्म को बीट कर सकता है। लेकिन यही केवल इतना सोफिशिएंट नहीं है कि जो इसको मतलब बीट करा सके। बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो ये देखो यही चीज है। तो जो कम्युनिज्म की जो प्रिजुडिसाइसेस है, प्रिजुडिसाइसेस का मतलब होता है जो धारणाएं चल रही हैं किसी कम्युनिटी में, कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मुस्लिम्स में तुम्हारा भैंसें काटी जाएंगी, ये सब काटी जाएंगी, या कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा कि ताकि मतलब क्या कहते हैं आपकी एवरी डे ऑफ लाइफ को मतलब क्या कहते हैं उसके साथ टच करने की कोशिश की जाए, आपको रिलीजियस की बेसिस पे मोबिलाइज करने की कोशिश की जाए, और फिर आपको उसी चीज पे पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की जाए। तो देखो कुछ एट सम ऑफ एक्सटेंट के हिसाब से तो सही है, लेकिन जब ये ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो फिर आप अपना एक मतलब क्या कहते हैं देश अपना अलग बनाने की कोशिश करने लगते हो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, जैसे मान लो कि तुम मान लो कि तुम्हारा ये है महाराष्ट्र है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में अगर जैसे मान लो कि मैं रिलीजन के बेसिस पे क्या करने लगूँ, एक कम्युनिटी बनाने लगूँ कि नहीं यहाँ सारे मराठी लोग हैं, यहाँ सब हम लोग ऐसे खाते हैं ऐसे रहते हैं, शिवाजी महाराज ही भगवान होते हैं, बाकी सारे महाराज नहीं होते, ये सब नहीं होते, भगवान नहीं होते, वो सब नहीं होते। तो सब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ कम्युनिज्म बढ़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कम्युनिटी वाली भाषा, ये कम्युनिज्म वाली भाषा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप को अलग करने की कोशिश करने लगेंगे, ये अपने आप को अलग बनाने की कोशिश करने लगेंगे, फिर ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करने लगेंगे। तो अगर यही कम्युनिज्म बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर ये अपना एक अलग नेशन मांगेंगे, और ये अगर अगर अपना अलग नेशन मांगने लगे तो फिर हमको दिखेगी क्लैशेस, हमको दिखेगा रॉइड्स देखने को मिलेंगे, हमको मास्कार्स देखने को मिलेंगे, मतलब क्या, हमको खूना खच्चर ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो देखो अगर आप सेट ऑफ रिलीजन में अगर पाए जाते हो तब तक तो आपके लिए कम्युनिज्म बहुत बढ़िया 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 है, लेकिन अगर आप उसमें नहीं पाए जाते तो आपके लिए खराब है। तो इंडिया इस चीज को बड़े अच्छे से समझता है, इसी वजह से उसने इंडिया एज अ स्टेट या इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है सबको ये बोल रखा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक सेट ऑफ रिलीजन के साथ मतलब क्या कहते हैं इंडल्ज नहीं होगे, कि एक तरफ उसी की तरफ ज्यादा तुमने झुकाव कर रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो देखो ये तुम्हारा चैप्टर का सेकंड पार्ट था, जेंडर रिलीजन, है ना। जब मैं बोलता हूँ ना जेंडर और रिलीजन, तो रिलीजन में ही हम लोग ज्यादातर कम्युनिज्म की बात करने लगते हैं, है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं इसमें ऐसे फिर से चैप्टर लिख देता हूँ, जैसे मैं क्या लिखता हूँ तुम्हारा जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद था तुम्हारा रिलीजन, और फिर है ना, तो जेंडर और रिलीजन, रिलीजन को हम लोग कम्युनिज्म भी बोल देते हैं, इसी सेंस में बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा एक कम्युनिटी ही होता है। और फिर उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट में आता है वो होता है कास्ट। तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले कास्ट के बारे में पढ़ने वाले, कि कास्ट क्या क्या सेंस है, और कास्ट एक कैसे तुम्हारा पॉलिटिक्स में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैटर करती है, कैसे पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ तैयार हो। हाँ भैया। तैयार हो ना। तो आओ चलो ठीक है इसको पढ़ो। Caste and politics. We have seen two instances of the expression of social divisions in the arena of politics, one largely positive and the other largely negative. Let us turn to a final case, that of caste and politics, that has both positive and the negative aspects. अच्छा मुझे बता सकता है कि जो इसमें बोल रहा है कि पॉलिटिक्स के बेसिस में जो हमने पहला सोशल डिवीजन पढ़ा था वो पॉजिटिव है, और जो दूसरा पढ़ा था वो निगेटिव है। तो मुझे बता सकते हो वो कौन सा सोशल डिवीजन था जो तुम्हारा अगर उसको पॉलिटिक्स में लेकर आया जाएगा तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो दूसरा वाला लेकर आया जाएगा तो वो निगेटिव है, बताओ मुझे। बता सकता है कोई। देखो जो हम ये जो सोशल डिवीजन पढ़ रहे हैं ना, सोशल डिवीजन, तो जो हमने सबसे पहला सोशल डिवीजन पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, जेंडर के बेसिस पे पढ़ा था, कि यार मेल होते हैं फीमेल होते हैं, और मेल और फीमेल के बेसिस पे हमने जेंडर को डिवाइड करने की कोशिश की थी। हमने उसमें सेक्सुअल डिटर्मिनेशन किया था, हमने उसमें मतलब क्या कहते हैं लोगों को वो सब लेकर आया था। तो अगर मान लो कि जेंडर के बेसिस पे जो भी वो चीजें थी अगर वो पॉलिटिक्स में आ रही हैं तो वो फिर तो भाई बेटर है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा एक पॉजिटिव रोल की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मान लो कि मैं रिलीजन के बेसिस पे अगर मान लो कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब चीजों को लेकर फिर अगर जैसे मान लो कि इनको अगर मैं पॉलिटिक्स में लेकर आऊंगा
तो ये सारी चीजें तुम्हारी निगेटिव हो जाएंगी। और इसके बाद आ जाता है तुम्हारा कास्ट। तो कास्ट में ये बोल रहा है कि अगर आप कास्ट को अगर पॉलिटिक्स में लेकर आओगे तो आपको पॉलिटिक्स में आपको इसमें निगेटिवनेस भी आपको देखने को मिलेगी और आपको इसमें पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हुआ तो हमको पता चलेगा कि यार ये कैसे, मतलब अगर जैसे मान लो कि अगर कास्ट जब भी आपका अगर पॉलिटिक्स के साथ जोड़ी जाती है तो कैसे वो एक आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है और निगेटिव एक्सपेक्ट्स भी डालता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो अभी जो हमारा टॉपिक जाने वाला है वो है कास्ट इनइक्वालिटीज, है ना? कि कास्ट में कौन कौन सी इनइक्वालिटीज है। ये इतना ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बचपन से देख रखा है, सुन रखा है और काफी बार महसूस भी कर रखा है, ठीक है? तो ये हमारे लिए और थोड़ा ज्यादा और आसान हो जाएगा। चलो इसको पढ़ो। Unlike gender and religion, caste division is special to India. All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor. In most societies, occupations are passed on from one generation to another. Caste system is an extreme form of this. अब तुम समझ रहे हो ना कि जैसे देखो हम लोगों ने जब इंडिया में सोशल डिवीजन पढ़ा था तो हमने रिलीजन की बेस पे बांटा। हाँ, फिर हमने अब देखा कि अब हम लोग कास्ट के बेसिस पे भी इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं तुमको सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी। मतलब बराबर एक दूसरे को नहीं देखा जाता है, किसी को ऊपर देखा जाता है, किसी को नीचे देखा जाता है। अब मैं अगर जैसे बात कर देता हूँ जेंडर के बेसिस पे, मेल और फीमेल के बेसिस में, तो उसमें तुम्हारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे बोला जाता है कि हाँ नहीं, लड़के खाना नहीं बनाएंगे, लड़कियां खाना बनाएंगी। लेकिन हमको बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़के तो तुम्हारे खाना बनाते हैं। तो ये धारणा तुम्हारी गलत हो गई, ये सारी चीजें होगी। लेकिन काफी सारी ये ऐसी सोसाइटीज है जहाँ जो ऑक्यूपेशंस है, मतलब जो कारोबार है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है। जैसे मान लो कि जो पंडित है वो, मतलब क्या कहते हैं कि वो जो ग्रंथ है वो अपने बच्चे को ही पढ़ाते हैं, वो फिर अपने अपने बच्चे को ही पढ़ाते हैं। तो वो जो मतलब कर रहे हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, जो ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जा रहा है। तो जब वो अपनी ही कास्ट के लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो फिर ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी है, ये फॉर्म क्या हो जाएगा, एक एक्सट्रीम फॉर्म ले लेगा। और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि एक ब्राह्मण अगर अपने बच्चे को ही पढ़ा रहा है, दूसरे को नहीं पढ़ा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने ऑक्यूपेशन को डालने की कोशिश कर रहा है। या फिर अगर जैसे मान लो कि अगर कोई सोनार है, वो अपने बच्चे को ही सोनार बनाने की प्रैक्टिस करा रहा है, बाकी बच्चे को और नहीं कर रहा है, तो वो जो अपनी कास्ट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी कास्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वो मतलब एक एक्सट्रीम फॉर्म ले जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ठीक है, हमारे ही कास्ट वाले सबसे आगे रहेंगे, हमारे ही कास्ट वाले वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ा देता है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी सोसाइटी चेंज हो रही है, वो सब चेंज हो रही है, ये हमारे लिए थोड़ा सा अभिशाप टाइप का ही है। हमको इस चीज को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सारे पंडित तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सब तुम्हारे वो नहीं करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। कुछ तुम्हारे काम भी करते, लेबर वाला काम भी करते। तो अगर सारे तुम्हारे लेबर वाला काम करते तो फिर हम उनको हायरार्की पे सबसे ऊपर क्यों रखें? हम उनको मतलब क्या कहते हैं, नीचे क्यों नहीं रखेंगे उनके वर्क के अकॉर्डिंग, है ना? तो जो हमारे कृष्ण भगवान ने बोला ना कि कर्म के बेसिस पे या आपका धर्म का मतलब क्या कहते हैं, आपकी जाति निर्धारित होगी। तो वो तो कर्म के बेसिस पे होनी चाहिए, लेकिन कर्म के बेसिस पे नहीं होती है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने जनरेशन टू जनरेशन में अपना ऑक्यूपेशन बस के बेचते रहे और उसके बेसिस पे सारी चीजें हो रही हैं। तो और थोड़ा और देखते हैं कि क्या क्या तुम्हारी चीजें हैं जो इस चीज को डिफरेंट बनाती है अदर सोसाइटीज में, है ना? उसको पढ़ो, समझ जाओगे। पढ़ो। What makes it what makes it different from other societies is that in this system, hereditary occupational division was sanctioned by rituals. Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group, and did not eat with members from other caste अब groups. देखो यही बोल रहा है
कि जो कास्ट सिस्टम्स होता है बहुत अगली फॉर्म होता है। मतलब कैसा फॉर्म होता है? बहुत अगली फॉर्म होता है और बहुत एक्सट्रीम होता है। इसमें क्या करते हो कि आप अपनी हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल, मतलब जो आपको ऑक्यूपेशन आपके बाप दादा से मिली हुई है, वो आपको तुरंत मिल जाती है। और आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि आप बोलते हो क्योंकि ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो ब्राह्मण के पेट से पैदा होगा वो वो ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअल में हमारे भगवान कृष्ण ने इसको चीज को खारिज कर रखा है। ये चीज है, हम लोग सपोज करते हैं कि जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो सोशल कम्युनिटी है, जिस जात से हम आते हैं, हम उसी जात की मतलब ऑक्यूपेशन को फॉलो अप करेंगे, हम उसी जात की लड़की से शादी करेंगे और हम दूसरे जात के हाथ का खाएंगे भी नहीं। तो ये तुम्हारे कास्ट सिस्टम की धारणा है, जो हम लोग उस चीज को मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये धारणा जो है ये बहुत ही नीच और बहुत ही खराब धारणा है। इससे क्या होता है कि हम लोग फिर दूसरे जो कास्ट के लोग होते हैं, हम लोग उनको आउटकास्ट कर देते हैं। मतलब हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनको अलग कर देते, अलग थलग कर देते। तो जब हम उनके साथ अलग थलग कर देंगे तो हम उनके साथ इनह्यूमेन हो जाएंगे। और जब हम उनके साथ इनह्यूमन हो जाएंगे तो फिर मतलब क्या होगा? फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमारे साथ बराबरी का कोई वो नहीं होगा। और जब हमारे साथ बराबरी नहीं होगा तो हमारा देश प्रगति की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देश केवल पंडित और क्षत्रिय नहीं चलाते। देश तुम्हारे पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मुस्लिम में सिया सुन्नी, क्रिश्चियनिटी में तुम्हारे क्रिश्चियन हो गए, कैथोलिक्स हो गए, है ना, मोनोलिथिक्स वाले हो गए, ये सारे हो गए, सब चलाते हैं। तो इस देश में जितने भी तुम्हारी जनसंख्या, उस जनसंख्या, हर जनसंख्या का एक योगदान है। तो हर योगदान में सबका वो आता है। तो उसमें आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार, इसका मतलब क्या कहते हैं ये अपर जाति से है तो इसका तो ज्यादा ही योगदान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा तो देश सेकुलर है। वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, वो किसी भी मतलब क्या कहते हैं उसको नहीं मानता, है ना। तो ये चीजें, तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ आ गया गया आ ना? गया। आ गया ना? तो इस चीज को पढ़ो, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast groups. They were subjected to the inhuman practice of untouchability about which you have है ना? studied in अब class क्या बोल 9th. रहा है कि जो तुम्हारा कास्ट सिस्टम है उसमें बेइंतहा मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, है ना, और किसके खिलाफ किया जाता है? आउटकास्ट ग्रुप के खिलाफ किया जाता है। मतलब कि वो ग्रुप जो तुम्हारे कास्ट का नहीं है। जैसे मान लो कि अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे सामने अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे सामने कोई शूद्र आ जाएगा तो तुम उसके उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे, तुम उसके हाथ का वो नहीं करोगे। तो जब आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हो तो फिर क्या हो जाता है? ये एक तरीके का आपका इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, जिसमें आप अनटचेबिलिटी को मान रहे हो, इन सबको भी मान रहे हो। तो ये सब आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा। ठीक इसी की वजह से हमारे जो जो फेमस फेमस पॉलिटिकल लीडर है, जैसे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामा स्वामी नायकर, ठीक है, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है? तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एडवोकेट किया। एडवोकेट मतलब कि इस चीज के मतलब साथ में आए कि नहीं यार, ये जो तुम्हारे सोशल इनइक्वालिटीज चल रही है कास्ट के बेसिस पे, इसको खत्म करो। ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज है इसको खत्म करो। इसको जब खत्म करोगे तभी हम लोग एक साथ आएंगे, तभी हम लोग एक साथ देश मजबूत होगा, वरना हमारा देश मजबूत नहीं होगा। तो ज्योतिबा फूले जो थी, उन्होंने वुमन को मतलब ज्योतिबा फूले जो थे तुम्हारे सर थे, उन्होंने अपनी वुमन के साथ मतलब क्या कहते हैं अपनी वुमन के साथ मतलब क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ने के बाद फिर उन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं कि अपने वुमेन्स के लिए, आज जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें जो पढ़ पा रही हैं, वो इसी वजह से पढ़ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ उस समय लड़ाई लड़ी थी। और उन्होंने बोला था कि नहीं, पढ़ाई केवल और केवल तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, इसमें सारे लोग पढ़ सकते हैं, इसमें औरतें भी पढ़ सकती हैं। तो उन्होंने औरतों के खिलाफ लड़ा। गांधी जी ने हरिजन वर्ड जैसे एकदम पवित्र वर्ड लेकर आए। बी आर अम्बेडकर तो मतलब भगवान ही है हमारे। ठीक है? तो भगवान जैसे वो होकर आ गए।
पेरियार रामास्वामी नायकर, ये तुम्हारे साउथ के थे। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने कैसे चलाया? इन्होंने बोला कि जब तुम्हारे हाथ का जब ब्राह्मण खाते नहीं, जब तुम्हारे जब तुम्हारे लिए वो मतलब क्या कहते हैं इतनी इज्जत करते नहीं है, तो तुम उनसे शादी वादी ये सब क्यों करते हो? तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब उन्होंने मूवमेंट चलाया, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में उन्होंने यही बोला कि जब आपको शादी करना है तो एक काम करो, आप अपनी ही जात से किसी भी एक पर्सन को उठाओ और आप उसको ही मतलब क्या कहते हैं सारे ग्रंथ की विद्या दो, और ग्रंथ की विद्या देने के बाद आप उसी के थ्रू मतलब शादी करो। या तो फिर आप मतलब क्या कहते हैं कोई जरूरी नहीं किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर अपने आप को शादी करवाना या मंत्र करवाना। तो शादी तो मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप वैसे मानने की कोशिश करो। तो ये जो इस तरीके के जो लीडर्स आए, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ने की एक मतलब ताकत लेकर आए, और इन्होंने बताने की कोशिश की कि नहीं, कास्ट ही सब कुछ नहीं होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो इसको पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो अंश। Partially due to their efforts and partially due to other socio-economic changes, caste and caste systems in modern India have undergone great changes. है ना? आप अगर मान लो कि गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, है ना, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रामास्वामी नायकर, अगर ये सब नहीं लड़ते तो क्या होता? आज के टाइम में मॉडर्न इंडिया में हम लोग को इतने ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। वरना हम लोग अगर जैसे मान लो कि कुएं में लेने जाते हैं पानी, तो हम लोग को लात मार के भगा दिया जाता। किसी भी मतलब क्या कहते हैं ब्राह्मणवादी घर के बर से सामने से निकलते तो निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन आज भी इंडिया में ऐसी काफी सारी जगह कि अगर आप उनके घर के सामने से अगर पानी ले लो, या फिर अगर मान लो कि उनके घर के सामने से अगर मतलब क्या कहते हैं कि शादी कर लो, तो वो उन लोग के अंदर मिर्ची लग जाती है और वो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं पत्थरबाजी करने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं। तो आज भी हम लोग को सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने की जरूरत है। तो वो सोशियो इकोनॉमिक चेंज पंडित बी आर मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा पंडित बोल रहा हूँ, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब लेकर आए, रिजर्वेशन लाकर, ये सारी चीज लेकर, ताकि क्या हो? ताकि सोशियो इकोनॉमिक चेंज आए। और जब सोशियो इकोनॉमिक चेंज आएगा तो फिर क्या होगा? कास्ट सिस्टम में चेंज आएगा। लोग कास्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, सोशियो इकोनॉमिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब धीरे धीरे क्या होगा? कास्ट हम सबके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन ये मॉडर्न इंडिया में अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे चेंज आएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया. आ गया ना? तो चलो ठीक है, इसको पढ़ो। With economic development, large-scale urbanization, growth of literacy and education, occupation mobility, and the weakening of the position of landlord in the village, the old notion of caste hierarchy are breaking down. है ना? तो जैसे जैसे मान लो कि अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा, मतलब हमारा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हम लोग पैसे से मजबूत होंगे, अर्बनाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा तुम मुझे तो कास्ट सिस्टम ज्यादातर किधर साइड है, गांव में कि शहरों में है? गांव साइड हुई. गांव में साइड में ना, हाँ। तो वही बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि जितना जल्दी अर्बनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और जितना ज्यादा तुम्हारा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा मतलब जैसे मान लो कि अगर तुम छोटी जात से हो, फिर भी अगर जैसे मान लो कि अगर आपको कोई एक ऐसा ऑक्यूपेशन दिया जाता है जो मतलब बड़ी जातों का, जैसे मान लो कि तुमको आईएएस बना दिया गया या फिर वो बना दिया गया, तो आईएएस के सामने तो सारे लोग बराबर है। तो आप अगर मान लो कि अगर कोई बड़ी जाति का भी आएगा तो उसको भी आपके सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटीज बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, और जो तुम्हारे गांव में जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, और वो जैसे जैसे उनकी जो पोजीशन है वीक होती जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये जो कास्ट हायरार्की बन रखी है, कि तुम्हारे ब्राह्मण ऊपर होंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर तुम्हारे वैश्य आएंगे, फिर तुम्हारे शूद्र आएंगे, ये जितने भी तुम्हारे नोशंस हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये सब मतलब क्या हो जाएंगे? इन सारे अवहेलना और ये सारी जितनी भी चीजें, इन सबको तोड़ा जाएगा, है ना, इन सबको हटाया जाएगा। तो नाउ 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 द मोस्ट ऑफ द time in urban area, it does not matter who is walking along next
टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग और नेक्स्ट टेबल इन अ रेस्टोरेंट, है ना। तो ये देखो यही तो होता है। अर्बन एरिया में आप जाइए किसी भी रेस्टोरेंट में, आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको मैटर ही नहीं करता है कि आपके बगल में कौन चल रहा है, आपके बगल में कौन, नेक्स्ट टेबल में कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। लेकिन आप उसी जगह अगर आप जैसे मान लो कि अगर आप किसी गांव में जाते हो, तो गांव में अगर आप सेम कास्ट के नहीं हो, अगर आप छोटी कास्ट के हो, तो आपको बगल में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, आपके बगल में छूने तक नहीं दिया जाएगा, आपका पानी भी नहीं पिया जाएगा। तो इसी वजह से अर्बनाइजेशन एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तुम्हारा ये जो मतलब क्या कहते हैं जब तुम्हारा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटीज बढ़ेगी और जब तुम्हारे ये लैंडलॉर्ड्स का पैसा घटेगा, तो धीरे धीरे ये जो तुम्हारे ये जो कास्ट की जो हायरार्की है, ये भी तुम्हारे धीरे धीरे कम होगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो इसको पढ़ो। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system. If a person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. अब तुम समझ लो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसी भी सेंस में हमारा जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसको तो एकदम प्रोहिबिट कर रखा है कि मतलब आप कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन आप फिर भी बोलोगे कि भैया यार ये हम लोग को तो रिजर्वेशन मिलता है, हम लोग को तो ये सारी चीजें मिलती है, तो यहाँ तो हम लोग मतलब उन कास्ट के साथ तुम्हारा मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नहीं, हम लोग यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो एक तरीके का हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कैसे, कि हम जब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तब जो हमारी जो जो हमारा जो समाजवाद है, वो समाजवाद हमारा आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है कि जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, वो थोड़ा सा ऊपर उठ कर आ रहे हैं। तो ये जो हम जो पॉलिसीज है, एक तरीके की रिवर्स पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनजस्टिस हुआ है, जो बेचारे जो छोटी जात के लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है आज तक आते हो रहा है, तो उनके खिलाफ कि ताकि हम लोग उनको रिजर्वेशन दे, हम लोग उनके मतलब क्या कहते हैं SC ST एक्ट लेकर आए, ताकि हम लोग उनको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सके। अगर आप जैसे मान लो कि अगर आपको सेंचुरी ओल्ड मतलब क्या कहते हैं 100 साल अगर पहले इंडिया में भेज दिया जाए, तो आप देख के दंग रह जाओगे कि यार इंडिया भी ऐसा था। और लिटरली में आप चल नहीं सकते। कानपुर की मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप कानपुर में भी अगर 100 साल पहले भेज दिया जाता, तो आप किसी भी दुकान में सामने तब तक आप सामान नहीं ले सकते थे जब तक सारे बड़े आदमी तुम्हारा सारा सामान ना ले ले, बड़ी जात के लोग। और जैसे ही बड़ी जात के सारा लोग सामान ले लेते, तब तब जाके तुम मतलब क्या कहते तुम जाके मतलब क्या कहते सामान ले सकते थे। लेकिन आज के टाइम में आपके पास पैसा है, आपके पास ऑक्यूपेशनल मोबिलिटीज है, तो आप जाके तुरंत सामान ले सकते हो। आपके साथ कोई भी वो चीज नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। हम टाइम के साथ मतलब क्या कह रहे हैं, कंटेम्परेरी इंडिया में, कंटेम्परेरी इंडिया मतलब क्या होता है कि आज के समय जो इंडिया चल रहा है, हम इस चीज में कास्ट को डिसअपियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कास्ट को हम लोग डिसअपियर कैसे कर रहे हैं, हम जो तुम्हारे नीचे तबके की कास्ट है, हम उनको मतलब क्या कहते हैं सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम उनको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। लेकिन देखो हम चाहे जितना करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हारे ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ जो कास्ट है वो तो रह ही जाते हैं, परसिस्टेंट रह ही जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो वो रह ही जाते हैं। जैसे आज के टाइम में भी आप नो मैटर अगर आप जैसे मान लो अगर आप IAS भी बन जाओ, लेकिन आप छोटी कास्ट से हो, तो जरूरी नहीं कि आपको बड़ी कास्ट वाला आपसे शादी कर ही ले, है ना। तो ज्यादातर आपने इंसानों में क्या देखा है कि वो अपनी कास्ट या फिर अपनी ट्राइब से ही रिलेटेड शादी करने की कोशिश करेंगे। और इवन जो आपका जो अनटचेबिलिटी है, वो तुम्हारे इंडिया में कंप्लीटली एंडेड नहीं हुआ है। लोग बड़े ही प्रैंक प्रैंक में मतलब क्या कहते हैं, या फिर मान लो कि स्लैंग वे में आपको गाली दे देते, आपकी जात को आपको गाली दे देते, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है। ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड हो रखी है। अगर कोई इसके खिलाफ अगर कंप्लेन कर दे, तो उसको अच्छी खासी जेल हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्लैंग से या फिर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड मतलब क्या कहते हैं कोई भी कास्टियस वर्ड आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो, है ना। तो हमारे कंटेम्परेरी इंडिया में अभी भी पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम नहीं हटा है। कुछ ना कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स रह गए, जैसे खुद की जात में या खुद की ट्राइब में मैरिज करना, ठीक है। और
जो अनटचेबिलिटी के पूरी तरीके से ना हटना, है ना? वरना आज भी जैसे घोड़ा चढ़ जो घोड़ा घोड़े में बैठ के शादी करते हैं, तो जो बड़ी जात के लोग होते हैं वो अपने सामने वो उसको शादी करके ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें खराब है। चलो अब इसको पढ़ो। पढ़ो। effects of centuries of advantage and disadvantage continue to be felt today, है ना? तो ये जो तुम्हारे सेंचुरीज से मतलब जो तुम्हारे सदियों सालों से जितने भी तुम्हारे कास्ट से रिलेटेड जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज चले आ रहे हैं वो आज भी तुम लोग को देखने को मिलते हैं। जो भी कास्ट ग्रुप है ना? जिसके अंदर आपको एजुकेशन मिला करती थी कि नहीं, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण को मतलब क्या कहते हैं ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो क्षत्रिय है उनको मतलब क्या कहते हैं लड़ाई वाली चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये सारी चीजें पढ़ाई देंगी। तो ये सारे तुम्हारे ओल्ड सिस्टम है। तो ये जो ओल्ड सिस्टम है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में नहीं देखने को मिलते। लेकिन कुछ एट अ सम एक्सटेंट आपको ये एक्वायर देखने को मिल भी सकता है कि जैसे मान लो कि अगर किसी टीचर का माइंडसेट है कि नहीं यार, अगर जैसे मान लो कि मैं यादव हूँ तो मैं केवल यादव को ही पढ़ाऊंगा, मैं केवल ब्राह्मण को ही पढ़ाऊंगा, या फिर मैं क्षत्रिय को ही पढ़ाऊंगा, मैं किसी शूद्र को नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जो सेट ऑफ माइंडसेट है ये एक ओल्ड साइड का माइंडसेट है, जो कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज को अब दरकिनार करने की कोशिश करता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो जब भी हम इस तरीके का जब एजुकेशन अपने हायरार्की के बेसिस पे देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो ब्राह्मण का लड़का है वो ब्राह्मण वाली ही चीजें पढ़ेगा, तो जब इस तरीके का जब भी कोई ग्रुप बनेगा तो वो फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो उनको क्या होगा, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो फिर एजुकेशन से प्रोहिबिटेड किए कर दिए जाएंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस चीज को एकदम मना करता है। उन चीज को ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं यार, अगर आप जैसे मान लो कि अगर आप अगर मान लो शूद्र हो तो फिर आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको उन सारी चीजों से हटा दिया जाएगा। नहीं, आप किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी चीज से हो, आपके साथ डिस्प्रपोर्शनेट नहीं किया जाएगा। आप चाहे अपर कास्ट से हो, चाहे मिडिल क्लास से हो, चाहे फिर आप जिस चीज से हो, आपको मतलब क्या कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। रहतर आप चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? आया प्रणव? हाँ भैया। आया तो पढ़ो इसको। दैट इज वाई। That is why there is a disproportion personality. Proportionality, large presence of upper caste among the urban middle class in our country. The caste continue to be the close link to the economic status. अब जैसे मान लो कि अगर मैं मान लो कि मैं ब्राह्मण के लड़के को पढ़ाऊंगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा मुझे बताओ, नौकरी किसको मिलेगी? ब्राह्मण के लड़के को मिलेगी या फिर मैंने जिसको नहीं पढ़ाया उसको मिलेगी? ब्राह्मण के लड़के हो। जिसको जिसको मतलब जिसको मैंने पढ़ाया होगा। तो अगर मान लो कि मैं हायरार्की के बेसिस पे पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को क्या दिखाई देगा कि मेरे को डिस्प्रोपोर्शनैलिटी दिखाने देखने को मिलेगी कि यार जो तुम्हारे अपर कास्ट वाले हैं वो तुम्हारे मिडिल क्लास में मतलब क्या कहते हैं अपर पाए जाएंगे, मतलब उनके पास इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा और ज्यादा मजबूत रहेगा। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको ये दिखाता हूँ ये चीजें है ना, तो ऑक्यूपेशनल स्टेटस में मतलब क्या है कि मतलब आप एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट कर रहे हो, है ना? कि मतलब जैसे आप पहले जैसे मान लो कि आप पहले ग्रंथ पढ़ा के पैसा कमाते थे, अब आप कोई काम करके पैसा कमाते हो। तो अगर जैसे मान लो कि अगर आपके मतलब ऑक्यूपेशन में पहले पैसा ज्यादा हुआ करता था और आप अपना ही ऑक्यूपेशन अपने बच्चे को देते थे, तो फिर एक क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। तो यही चीजें होती थी। तो कास्ट की हायरार्की में जो तुम्हारे हाईएस्ट कास्ट है लोअर कास्ट है, तो हायर कास्ट वालों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी और एजुकेशन के बेसिस पे ही आपको मतलब क्या कहते हैं कि जॉब मिलती थी। तो इसी वजह से तुमने देखा होगा जितने भी तुम्हारे अपर कास्ट है, अपर कास्ट का अगर तुम इकोनॉमिक स्टेटस देखोगे तो तुमको उसमें से सबसे ज्यादा लोग अमीर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? अमीर दिखेंगे।
तुम्हारे वो बताएंगे जरूर कि हमारे पापा रे वो तो ब्राह्मण हैं, उनके पास तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं। लेकिन जब तुम उनकी फैमिली में जब उनसे पूछोगे उनकी कितने बीघा जमीन है, तो किसी की निकलेगी 150 बीघा जमीन, किसी की निकलेगी 200 बीघा जमीन, और 1 बीघा जमीन की कीमत होगी कम से कम 30 से 40 लाख रुपए। किसी की हाईवे में पड़ी होगी, किसी की कहीं पड़ी होगी। तो कास्ट सिस्टम की बेसिस में जो तुम्हारी डिस्प्रपोर्शनिटी फैल रही है, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं, मिडिल क्लास में तुम्हारे रिच होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस उनका मतलब कैसा होता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। और जो तुम्हारे बेचारे जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जिनको उस हिसाब से नॉलेज दी जाती है, इस हिसाब से उनके साथ जो कैटरिंग की जाती है, उनके हिसाब से जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया? आ गया? तो अभी देखो हम लोग कल क्या करेंगे। कल हम देखेंगे कि कैसे कास्ट, अगर मान लो कि अगर कास्ट को हम लोग पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे, तब हमारे साथ क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है? तो अभी तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म्स। ठीक है? व्हाट इज सेक्युलरिज्म्स। ठीक है? सेक्युलरिज्म की स्पेलिंग गलत है। ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर, हो गया ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है? हाउ how communisms shift how communism shift to secularisms in modern India। ठीक है? मॉडर्न इंडिया, कैसे एक मॉडर्न इंडिया में तुम्हारा जो कम्युनिज्म है सेकुलरिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है? इसके बारे में ये तुम उसको 3 मार्क्स का बता दोगे। ठीक है? हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म। ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करता है, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का, ये हो गया 3 मार्क्स का, हो गया 3 मार्क्स का, ये हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद में बोलूंगा व्हाट इज सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक, ये हो गया। ठीक है? हाउ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हाउ हाउ कास्ट इनइक्वालिटी, हाउ कास्ट इनइक्वालिटी कैन कैन abolished इन इंडिया। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है? तो मुझे बताओ इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? मुझे बताओ इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है?